तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं अपनी लेवल 2 की जर्नल एंट्रीज का काम। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे जैसे हमने लेवल 1 को कैटेगराइज करते हुए काम किया था, एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स, कैपिटल वगैरह, इस तरह से हमने जब कैटेगराइज करते हुए काम किया, वैसे ही कैटेगराइजेशन हम लेवल 2 में भी करेंगे, बट थोड़ा सा एक लेवल अप होगा। वो बहुत ही बेसिक एंट्रीज थी और यहाँ पर हम थोड़ा सा एडिशन करेंगे। तो लेवल 2 की शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी। और पहला हिस्सा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे, एसेट से शुरू करेंगे। तो अब जब एसेट की बात आएगी तो हमने इसमें मल्टीपल कैटेगरीज बना ली कि अगर हम एसेट परचेज करते हैं तो परचेज करते समय बहुत सारी उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट्स होती हैं। उन सारी की सारी कॉस्ट्स को हम किस में ऐड कर लेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, हम उसे ऐड करने वाले हैं उसी एसेट के अंदर। तो अगर हमने कोई कंप्यूटर खरीदा 30,000 का और लिखा है 1,000 रुपया उसकी इंस्टॉलेशन के लिए दिया, तो जो इंस्टॉलेशन होती है वो भी किस में आ जाती है? वो भी हमारी इसी कंप्यूटर की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा, एसेट मान लिया जाएगा। यानी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलिए यस और नो। अगर मैंने ये कह दिया कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सवाल ये आता है कि अब यहां पर अमाउंट कितना आएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एसेट एक जगह बढ़ रहा है और दूसरा एसेट घट रहा है। एक एसेट बढ़ने पर डेबिट कर दिया, दूसरा घटने पर हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इसमें दो चीजों का शामिल होना। नंबर एक, 30,000 का तो कंप्यूटर ही था और 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन को भी कैपिटलाइज ही कर दिया जाएगा। 30,000 के उस अमाउंट में 1,000 की इंस्टॉलेशन ऐड करने के बाद 31,000 का कंप्यूटर दिखा दिया जाएगा। राइट। तो ये है हमारा पहला काम जर्नल एंट्री का। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं और लिखा क्या है? लिखा है परचेज्ड अ शॉप ऑफ ₹2 लाख। कमीशन हमने ब्रोकर को दी 1,000 रुपये और 10,000 रुपये उसके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस दिए। साथ ही साथ सारे के सारे जो पेमेंट्स किए, लिखा है वो चेक से पेमेंट किया। तो जब जब भी किसी एसेट को परचेज करते हैं तो जब तक वो यूज के काबिल न बन जाए तब तक उसमें जितने भी खर्चे हों सारे के सारे उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ नाम रेवेन्यू लग सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के लग सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड होता है कि वो किस समय वो खर्चे किए गए। क्योंकि नए एसेट को हमने लिया है और जब तक हम ये सारे के सारे काम करेंगे नहीं तब तक एसेट हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ब्रोकर से काम कराया तो कमीशन देनी पड़ेगी। अगर ब्रोकर को कमीशन नहीं देते तो भैया वो घर भी नहीं ले पाते, बिल्डिंग नहीं ले पाते, प्रॉपर्टी नहीं ले पाते। और यहां पर लिखा जी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो आपका मालिकाना हक तभी आता जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप पे कर देते, तो इसका मतलब वो भी पे होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल का जो अमाउंट है 2 लाख रुपए, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, यानी 2,11,000 रुपये, ये सारे के सारे आपकी बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट हो जाएंगे। यानी जो हमारा एसेट बढ़ा वो पूरे 2,11,000 से बढ़ गया। तो हमने जो यहां पर बिल्डिंग खरीदी, शॉप बिल्डिंग जो भी थी, 2 लाख की उसकी कॉस्ट थी, 1,000 रुपये का ब्रोकर को पैसा दिया हमने और 10,000 रुपया हमने क्या किया? रजिस्ट्रेशन के लिए चार्जेस दिए। क्वेश्चन में लिखा है ऑल द पेमेंट्स आर मेड बाय चेक, दैट मीन्स पैसा इस बार बैंक अकाउंट से जाएगा। तो हमने बैंक अकाउंट से उसको यहां पर कर दिया है रिड्यूस। बैंक अकाउंट को रिड्यूस कर दिया। अच्छा, ऊपर एसेट का रिड्यूस होना लिखना था, गलती से एसेट को ऊपर की ओर एरो लिख दिया। ठीक कर देते हैं इसे। चलिए, तो यहां पर बैंक से 2,11,000 रुपये चले गए और वो एसेट रिड्यूस हुआ, इसीलिए हमने उसे यहां पर क्रेडिट कर दिया। अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके सामने, आइए देखें। परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट ₹40,000 फ्रॉम जय भारत मशीनरी। यानी एक मशीन आई, एक एसेट बढ़ा, लेकिन एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई 40,000 रुपए की। पेड कैश ₹3,000 फॉर लोडिंग एंड 6,000 फॉर ओवरहॉलिंग। पुरानी मशीन को ठीक कराने की ज़रूरत पड़ी और उसको जब तक ठीक कराने के लेवल पर हम नहीं ले आते, माय डियर फ्रेंड्स, वो सारे के सारे खर्चे जो हैं
जब तक यूज करने के काबिल ना बन जाए वो सारे के सारे खर्चे कैपिटल नेचर के ही माने जाते हैं और उसे हम एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कि 40, 3 और 6 इन सबको मिला दीजिए। 9,000 का खर्चा 40 में ऐड कर दिया, 49,000 आ गया। तो 49,000 की मशीन पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहां पर मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं तो मशीनरी अकाउंट हमारा 49,000 से डेबिट होगा। क्या समझे मेरी बात? 49,000 रुपीज से डेबिट होगा और हमने यहाँ पर कुछ अमाउंट तो कैश के रूप में दे दिया था, लेकिन मशीन हमने उधार पर ही खरीदी थी और जिससे उधार पर खरीदी वो क्रेडिटर फॉर मशीनरी कहलाएगा। लेकिन क्रेडिटर फॉर मशीनरी तो वो एक कैटेगरी है। अगर उसका नाम लिखा होता है तो हम नाम लिखते हैं, और यहां पर लिखा था जय भारत मशीनरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो नाम आएगा वो जय भारत मशीन्स का आएगा। अब 49,000 की मशीन थी जिसमें 40,000 रुपए तो जय भारत को देने, इतने रुपए की हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, 49,000 का हमारा एसेट बढ़ गया और कैश अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट में जो यहां पर रिडक्शन हुआ माय डियर फ्रेंड्स वो 9,000 का हुआ। क्या ये बात समझ में आई? इतने रुपए का एसेट हमारा यहां पर रिड्यूस हो गया। तो चलते आगे। परचेज्ड एन ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹11,500 फ्रॉम विजय, पेड ₹3,000 ऑन इट्स रिपेयर्स एंड ₹500 ऑन इट्स कैरेज। तो परचेज किया हमने ओल्ड फर्नीचर 11,500 का, ये विजय से परचेज किया है। और यहां पर अगर आप इस लाइन तक देखो तो इसका मतलब हमने पेमेंट कोई नहीं की, उधार पर खरीदा विजय से। एंड पेड ₹3,000। अब ये 3,000 की पेमेंट की बात हो रही है कि उसकी रिपेयर पर और कैरेज पर 500 रुपये हमने पे किया। यानी जो फर्नीचर है वो 11,500 का वो तो है जी उधार पर, लेकिन जो उसकी रिपेयर का खर्चा है, कैरेज का खर्चा है 3,500, वो हमने कैश पे किया। तो अब ये सारा का सारा खर्चा क्या है? ओल्ड फर्नीचर को हम तब तक यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो यूज़ होने के काबिल तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हम सारा का सारा उस पर रिपेयर वर्क का खर्चा नहीं कर देते, कैरेज वगैरह का खर्चा नहीं कर देते। दैट मीन्स टोटल फर्नीचर 11,500 प्लस 3,000 प्लस 500 रुपये बन गया, यानी टोटल हो गया 15,000। करेक्ट। तो लेट अस राइट दिस जर्नल एंट्री। फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हमारा पूरे 15,000 रुपये से डेबिट हो गया। हमने कुछ पैसा अभी विजय को देना है जिसका फर्नीचर का अमाउंट 11,500 है। हमने सबसे पहले किया क्या? एसेट की वैल्यू जितनी बढ़ानी थी बढ़ा ली टोटल। विजय को हमने देना है पैसा, लायबिलिटी है हमारी, और उसके अलावा कुछ पैसा हमने कैश भी पे किया रिपेयर के लिए। और किसके लिए पे किया? और हमने पे किया उसकी कैरेज के लिए। तो टोटल मिला के वो 3,500 था, यानी इतना हमारा एसेट का अमाउंट रिड्यूस हो गया। सो ये है सारी की सारी कहानी। ये था पॉइंट नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है परचेज्ड शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड फॉर ₹50,000 एंड ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ 1%। मान लिया जाए 50,000 की चीज है, 1% की ब्रोकरेज कितनी हो गई? 500 रुपए की। एंड होल ऑफ द अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। तो अगर ऐसा होगा तो रिलायंस के शेयर मान लो 50,000 रुपए के थे, तो 1% ब्रोकरेज यानी मैंने उस पर 500 रुपए जो एक्स्ट्रा पे किए, टोटल अमाउंट बन गया 50,500 रुपए। एंड होल ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक। तो हमने सारी की सारी पेमेंट चेक से की है। तो शेयर्स में जब हमने इन्वेस्ट किया तो शेयर्स हमारे लिए एसेट्स है। क्या वर्ड्स का है? शेयर्स हमारे लिए क्या बन गए? एसेट्स बन गए। तो हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। टोटल आएगा 50,500, क्योंकि ब्रोकरेज जब तक देंगे नहीं काम तो हो नहीं पाएगा ये वाला। और हमारा सारा का सारा जो मनी गया वो चेक से पे हुआ है, यानी बैंक अकाउंट। पिछले में बैंक अकाउंट की बात थी ना, ये टोटल हो गया हमारा पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। तो चलिए 50,500 रुपए हमने चेक से पे कर दिए यहां पर।
अच्छा, अब और क्या है जी, एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट आपका घट गया, यही कहानी हुई है बस यहाँ पर, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। फिर क्या लिखा जी, पेड ₹2,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। 2,000 रुपये हमने वेजेस के लिए पे किया, लेकिन वो इंस्टॉलेशन के लिए थे, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। वेजेस के लिए थे, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए, तो वो पैसा तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो ये जो 2,000 रुपये कैश हमने पे किया, ये बेसिकली हमारे लिए मशीन में ही ऐड होने वाले अमाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वेजेस के अमाउंट में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको भी हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मशीनरी की वैल्यू में ही ऐड करना पड़ेगा। ये हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ी है, करेक्ट। सो दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारी 6 की 6 ये एंट्रीज तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हो गई है समाप्त, ठीक है। तो अब जो है ये 6 वो एंट्रीज हैं सारी की सारी जो हमने यहाँ पर लिखी। शॉप भी लिख सकते हो, हमने शॉप की जगह बिल्डिंग लिख दिया, दैट इज करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, बाकी सब जो है एज इट इज है। अब वही एसेट की कहानी है, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ और चीज आपके लिए यहां पर ला के रखी है। आइए देखें, लिखा है परचेज ऑफ एसेट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ लोन्स टेकन फॉर परचेज ऑफ दोज एसेट्स। तो आपने मान लीजिए एक एसेट खरीदा, लेकिन उसकी पेमेंट आपने नहीं की, और वो उसके पेमेंट करने के लिए आपने अलग से लोन ले लिया। जैसे कि लिखा है परचेज अ कार फॉर ₹1,00,000 बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो मेरे पास एसेट आ गया, दूसरी तरफ मेरी लोन, मेरी लायबिलिटी खड़ी हो गई एक। तो बैंक लोन बन जाएगा, कार लोन बन जाएगा, कार नाम का एक एसेट बढ़ गया, कार अकाउंट डेबिट टू कार लोन अकाउंट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। और कार लोन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो एक तरफ कार के नाम का एसेट बढ़ा, इसीलिए उसे डेबिट किया। दूसरी तरफ कार लोन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो कार अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन फॉर कार अकाउंट, ये तो बहुत ही इजी पार्ट था। एक तरफ हमारा एसेट बढ़ गया, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अब क्या लिखा है, आइए देखें। लिखा है परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम साक्षी बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई। अब आपने पहले एसबीआई से लोन लिया, उससे आपने साक्षी को पेमेंट की। तो बेसिकली यहां पर साक्षी की तरफ अब कोई लायबिलिटी नहीं बचती। हमारी लायबिलिटी अगर बचती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ बनती है, राइट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई होना चाहिए। यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरफ बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग नाम का एसेट बढ़ गया, और दूसरी तरफ क्या हुआ, और दूसरी तरफ एसबीआई के लोन की बात हो गई, लोन फ्रॉम एसबीआई, राइट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई फॉर बिल्डिंग अकाउंट। यहां पर भी एसेट बढ़ गया और इधर हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई। सो इट वॉज वेरी वेरी इजी। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा जी परचेजिंग कंपोनेंट्स फॉर मेकिंग एन एसेट। जैसे हमने मान लो कोई सारे के सारे लकड़ी के लिए, मान लो एक फर्नीचर बनाना है, तो हमारे पास अपना एम्प्लॉय, हमने कहा भाई वुड ले आओ, पॉलिश ले आओ, कीले ले आओ, सब ले आओ सामान, फेविकॉल वगैरह सब ले आए, और अपने एम्प्लॉय को बोला चलो जी बनाओ जरा इसे। मैंने यानी रॉ मटेरियल बाहर से इकट्ठा करके एसिड बना लिया, उसी तरह से ब्रिक्स सीमेंट वगैरह ये सब ले करके बिल्डिंग बना ली। तो ऐसे ही केसेस में होगा क्या, ये देखें। उस समय जो मैंने ये पैसा ब्रिक्स और सीमेंट के लिए पे किया, ब्रिक्स सीमेंट एटसेट्रा 1,50,000 के, और टिम्बर 2,00,000 का परचेज किया हमने, एंड इट वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, पेमेंट वॉज मेड बाय चेक।
तो बनना अल्टीमेटली इसने बिल्डिंग ही है। 1,50,000 की ब्रिक्स और सीमेंट आ गया, 2 लाख रुपए का टिम्बर आ गया, टोटल 3,50,000 हो गया। तो अल्टीमेटली तो बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट होनी है। तो जो ये रॉ मटेरियल इकट्ठा किया तो हम इसे रॉ मटेरियल नहीं देखने वाले, सारा का सारा काम हमने एक बिल्डिंग को परचेज करने के लिए किया। दैट इज वाई जो एसेट की टोटल वैल्यू बनेगी वो बिल्डिंग की ही बनेगी। 1,50,000 रुपए का ये लीजिए ब्रिक्स एंड सीमेंट आ गया, ठीक है। 2 लाख रुपए की टिम्बर की बात हो गई, तो 3.5 लाख रुपए की बिल्डिंग बन गई। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर पूरे 3.5 लाख रुपए की बिल्डिंग की बात हो रही है, सुन रहे मेरी बात? तो ये सारी की सारी कहानी इसी बिल्डिंग की है। तो एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3.5 लाख रुपए, ठीक है जी। यहां पर भी क्या है, हमारे पास एक एसेट बढ़ गया और पेमेंट क्योंकि चेक से हो गई है तो इसीलिए दूसरा एसेट घट गया। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है आइए देखें। लिखा है वुड पॉलिश एटसेट्रा फॉर ₹25,000, टैक्स ऑफ नेल कीले लेकर आ गए 2,000 की फर्नीचर को बनाने के लिए, टोटल खर्चा किया 27,000 रुपए। एंड पेमेंट वॉज ऑल्सो मेड टू कारपेंटर, कारपेंटर को बुलाया, लो जी लो इस सामान को लेके बना डालो एक फर्नीचर, 3,000 रुपए बोले गया। सारी की सारी पेमेंट वो कह रहे हैं हमने चेक से की है एक्सेप्ट टू द कारपेंटर। तो 25,000 रुपए की पेमेंट है, 2,000 की पेमेंट है, उसके बाद 3,000 की, टोटल कितना हो गया? टोटल 30,000 हो गया। फर्नीचर मेरा 30,000 का बन गया, लेकिन उनमें से कारपेंटर को छोड़ के बाकी सारी पेमेंट चेक से है। यानी कारपेंटर की तो खाली 3,000 रुपए, बाकी 27,000 रुपए का क्या किया? 25 एंड 2,000 इन सब का टोटल अगर ले लूं मैं तो ये क्या बन गया? 27,000 रुपए। ये सारी पेमेंट चेक से गई है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट पूरा 30,000 का, यह आ गया जी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज। अच्छा इसके बाद क्या? इसके बाद हमने देखा कि कुछ पेमेंट हमने चेक से कर दी, तो ये लीजिए बैंक अकाउंट आ गया। जो पेमेंट हम कारपेंटर को किया वो कैश में, वो कैश अकाउंट, तो ये 3,000 और ये 27,000। जर्नल एंट्री क्या बन गई? जर्नल एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट्स आपके सामने है। ये वाला पार्ट भी यहां पर हमारा समाप्त हो गया। तो अब चलते हैं अपने अगले काम पर। और क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है परचेज ऑफ एसेट्स इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने एक एसेट खरीदा है और उसके बदले में हमने एक एसेट दे दिया है। जैसे पुरानी मशीन लाओ नई मशीन ले जाओ। तो माय डियर फ्रेंड्स जब आपने वो एक्सचेंज की बातें सुनी होंगी तो अब आपको उसमें क्या लगता है क्या होता है? क्या ऐसा होता है कि बार्टर सिस्टम हो रहा है? आइए क्वेश्चन ये वाला पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। एन ओल्ड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1,40,000 is exchanged for a new machinery of ₹2,50,000 from Usha Machines at a value of ₹70,000। अब जब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो पता लगेगा जी हमने एक ओल्ड मशीन थी हमारी जिसकी बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमने उस एसेट को इतनी वैल्यू पर बुक्स में, अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो 1,40,000 उसकी आज की वैल्यू है और हमने एक नई मशीन ली है 2,50,000 की। तो 2,50,000 की मशीन ली और 1,40 वाली दे दी। लेकिन जब 1,40 वाली उसके पास मशीनरी लेके गए तो हमने कहा भी हमने तो किताबों में 1,40,000 की वैल्यू लिखी हुई है। सेलर बोलेगा भैया तुम्हारी किताबों में तुमने 1 करोड़ लिखा हो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं इस मशीनरी को अभी चेक करूंगा, मेरे हिसाब से जितनी वैल्यू बनती होगी मैं उतनी तुम्हें दूंगा। ये काम करना है तो करो, नहीं तो उठा के ले जाओ अपनी पुरानी मशीन। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है। देखो तो उषा मशीन्स वालों ने क्या किया जी, 70,000 रुपए की वैल्यू लगाई। हमने कहा चलो ठीक है भाई ले जाओ।
अब किताबों में 1,40 की वैल्यू दी हुई है, लेकिन 1,40 की जगह जो उसने वैल्यूएशन लगाया उषा मशीन्स वालों ने, उन्होंने लगाया वैल्यूएशन 70,000। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बिजनेस को 70,000 रुपए तो लॉस ऑन सेल हो गया। अब एक बात आप अच्छी तरह सब लोग समझ लीजिए कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये समझ लीजिए, इस बात को ध्यान रखिए कि यहां पर क्या किया जा रहा है, एक ओल्ड मशीन समझ लो आप बेच रहे हो और नई मशीन खरीद रहे हो। एक्सचेंज की कोई बात नहीं होती, बस वो समझ लो कि एक सेटलमेंट है कि जो नेट नेट अमाउंट है उसका लेन देन हो जाएगा। यानी आपने अपनी पुरानी मशीन 70,000 में बेच दी, 70,000 रुपये बेची और 70 का लॉस हो गया, क्योंकि 1,40,000 की मशीन थी। 70,000 का नुकसान हो गया, 70,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में, या 70,000 रुपये उसने आपने उषा मशीन से लेने हैं। अब उषा मशीन वाले ने कहा ठीक है जी, नई मशीन 2.5 लाख की है। आपने कहा जी भाई 2.5 लाख में से 70 तो हमने आपसे ही लेने हैं। तो उसने कहा ठीक है, 2.5 में से 70 मैंने आपको देने हैं। नेट नेट कितना बचा? नेट बचा 1,80,000। वो अमाउंट आप मुझे दे दो। तो यहां पर इस तरह से अमाउंट को नेट किया जाता है। तो आइए मैं आपको ये पूरी स्टोरी इस इमेज के तरीके से समझा देता हूं। उषा मशीन, ये रहे सेलर। उषा मशीन से हमने 2.5 लाख की मशीन खरीदी है। ये नई मशीनरी परचेज की गई है। तो परचेज की गई है नई मशीन, तो भाई नई मशीन अगर लेनी है, परचेज करनी है, तो नई मशीन अलग काउंट की जाएगी, पुरानी मशीन अलग काउंट की जाएगी। नई मशीनरी हमने जब ली तो नई मशीनरी हमारे पास आ गई। हमने क्या कर दिया, उस न्यू मशीनरी को डेबिट कर लिया। क्योंकि न्यू मशीनरी नाम का एसेट हमारे पास आ रहा है, तो न्यू मशीनरी 2,50,000 रुपए से डेबिट हो जाएगी। करेक्ट। अब उसने कहा जी मेरी ओल्ड मशीन, सेलर ने बोला ओल्ड मशीन ले लो, हम उसके अकाउंटेंट हैं। हमने कहा ठीक है भाई, ओल्ड मशीन बेची जा रही है। ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू ये रही 1,40,000 रुपए। लेकिन उषा मशीन वाले ने बोला जी मैं तो इसके आपको केवल और केवल 70,000 रुपए दूंगा। तो लॉस ऑन सेल हो गया 70,000, और 70 में सेल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास से जो मशीन चली गई वो पूरे 1,40,000 की मशीन चली गई। करेक्ट और नॉट? हमारे पास से जो ओल्ड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, जिसकी बुक वैल्यू थी 1,40,000 रुपए, वो 1,40,000 की मशीन चले गई। तो 1,40,000 का एसेट हमारा रिड्यूस हो गया, इसीलिए ओल्ड मशीन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है ना? मैं इसको सीधा क्रेडिट लिख देता हूँ। ओल्ड मशीनरी को यहाँ पर हम क्या कर देने वाले हैं, हम कहेंगे ये तो मशीनरी हो गई जी क्रेडिट, क्योंकि 1,40,000 की मशीन चली गई। हमने क्या कर दिया, नई मशीन आनी है तो डेबिट कर लिया, पुरानी मशीनरी जानी है तो उसे क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब इस ओल्ड मशीन को बेचने पर नुकसान जो हुआ वो भी तो लॉस ऑन सेल है, तो लॉस ऑन सेल भी डेबिट कर दिया जाएगा। लॉसेस बढ़ते तो डेबिट किए जाते हैं, इतना आप अच्छी तरह से सीख चुके हो। तो लॉस कितने का हुआ, 70,000 का, वो भी डेबिट कर दिया। अब नेट नेट क्या है, हमने एक तरह से लायबिलिटी कितनी बनती है, परचेज हमने मशीनरी की है, क्योंकि उषा मशीन को कैश नहीं दिया। इस पूरे के पूरे प्रकरण में, इस पूरे के पूरे एपिसोड में आप जब चेक करोगे तो हमने उषा मशीन को कैश नहीं दिया। लिखा है परचेज फ्रॉम उषा मशीन, देखो जब कैश नहीं लिखा, उसका नाम लिखा है, तो यानी क्रेडिट है ये। तो वो क्या बोलेगा जी ठीक है, आपने मुझे 2.5 लाख रुपए देने हैं। हम बोलेंगे यस, हमने तुम्हें नई मशीन के 2.5 लाख रुपए देने हैं। और हम बोलेंगे हमने तुमसे पुरानी मशीन के 70 लेने भी तो हैं। वो कहेगा ठीक बात है, आपने 2.5 लाख मुझे देने हैं, 70 लेने हैं, तो नेट नेट आपने कितने देने हैं? हम कहेंगे हाँ ठीक है जी। अब आपकी तरफ हमारी लायबिलिटी बची, हम क्या बोलेंगे कि क्रेडिटर फॉर मशीनरी हमारी कितनी बची, नेट लायबिलिटी टूवर्ड्स उषा मशीन्स 1,80,000, क्योंकि 2.5 लाख देने हैं और 70,000 रुपए पुरानी मशीनरी के लेने हैं। तो नेट नेट अब हमने उसे देने 1,80,000 रुपए, यानी 1,80,000 रुपए की लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। हमने यहां पर 1,80,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ा लेनी है। और किसकी तरफ है वो लायबिलिटी, क्रेडिटर फॉर मशीनरी। वो कौन है, उषा मशीन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, नई मशीनरी डेबिट कर दी 2.5 लाख रुपए की,
ओल्ड मशीनरी 1,40,000 की चली गई, उसे हमने क्रेडिट कर दिया, हमारा ये एसेट रिड्यूस हो गया। वेरी वेरी सिंपल। नया एसेट यहां बढ़ गया, उस एसेट को हमने डेबिट कर दिया, लेकिन जब हमने ये पुरानी मशीनरी बेची तो उसके कारण जो हमें लॉस हुआ, उस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को भी हमने यहाँ पर 70,000 को भी डेबिट कर दिया, क्योंकि लॉसेस जब बढ़ते हैं तो भैया उन्हें भी डेबिट किया जाता है। अब नेट नेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई मशीनरी जो हमने खरीदी उसके 2.5 लाख देने, और पुराना एसेट 70,000 का बिका, 70 का ही तो उषा मशीन ने हमसे लिया, तो उसने हमें 70 देने हैं, हमसे 2.5 लाख लेने हैं, तो नेट नेट अब हमने उसे और कितना देना है, 81, उतने की लाइबिलिटी हमारी यहाँ बढ़ गई, तो उषा मशीन को हमने क्रेडिट कर दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये काम किया है। तो भैया ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास जो नई मशीनरी बढ़ी, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एसेट हमारा बढ़ गया, लॉस ऑन सेल भी बढ़ गया, क्योंकि हमने एक मशीनरी बेची 1,40 वाली, और नेट नेट हमने क्या बताया, ओल्ड मशीन के हमने लेने हैं 70 और 2.5 लाख रुपए देने हैं, 180 नेट नेट देना है, लाइबिलिटी बची हुई है, ये लाइबिलिटी आपके सामने है। तो पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वो निकाल लिया हमने। तो 70 की मशीनरी हमें बिकी, तो 70 के पैसे लेने हैं, 2.5 लाख देने हैं, नेट नेट 81 देना है, उतने की लाइबिलिटी आ गई। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल काम है और एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, राइट। इसको अच्छी तरह से लिख कर देखिएगा। चलिए अगला पॉइंट लेकर आ रहा हूँ, सेल ऑफ एसेट्स एट प्रॉफिट और लॉस। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई एसेट खरीदा, अब उसको बेचने का समय आ गया। तो जैसे हमने सिक्योरिटीज खरीदी, मान लो सिक्योरिटीज में क्या आता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। हमने सिक्योरिटी 1,000 रुपए की खरीदी थी और 1,500 की बेच दी, तो इसमें प्रॉफिट ऑन सेल 500 रुपये हो गया, यानी 1,000 की बुक वैल्यू की चीज हमने कितने में बेच दी, 1,500 रुपये में। तो इसका मतलब 1,000 का एसेट गया, 1,500 रुपये आए और उसमें 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, राइट। तो इसका मतलब सिक्योरिटीज नाम का एसेट हमारा रिड्यूस हो गया। सिक्योरिटीज नाम का जो एसेट रिड्यूस हुआ, हमने उसे क्रेडिट कर दिया, 1,000 रुपए के एसेट चले गए, और हमारे पास उसके बदले में पैसे आए, क्योंकि जनरली सिक्योरिटीज जो हैं बेची जाती हैं तो पैसा बैंक अकाउंट में आता है, इसलिए आप बैंक अकाउंट में डेबिट करिए उसे। हमारे पास आए 1,500 रुपये और 500 रुपये का हमें प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब भी प्रॉफिट होता है हम उसे गेन ऑन सेल लिखते हैं। तो ये आ गया जी, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो 500 रुपये हो गया, क्योंकि हमने 1,000 रुपये की चीज को 1,500 रुपये में बेच दिया। ये लो जी, बैंक को आपने यहां पर डेबिट क्यों किया, क्योंकि आपका एसेट बढ़ गया और सिक्योरिटीज नाम का एसेट आपका घट गया, और प्रॉफिट और लॉस, जब भी इनकम्स होती हैं, इनकम बढ़ती है तो गेन होती है, यहां पर प्रॉफिट आपने क्रेडिट कर दिया, करेक्ट। तो ये आ गई आपकी सेकेंड एंट्री की कहानी, जिसके अंदर सेकेंड का 1 पार्ट है ये, ठीक है ना। ये ई का 1 पार्ट, ई का 1 कह देते हैं इसे। तो ई का फर्स्ट पार्ट आपका ये कवर हुआ। आगे चलते हैं, लिखा क्या है, सोल्ड 40 शेयर्स इन भारत लिमिटेड। हमारे पास भारत लिमिटेड के कंपनी के शेयर से 10 रुपए का एक खरीदा था हमने, 40 शेयर थे, 10 रुपए का एक खरीदा था, यानी 400 रुपए की उसकी हमारे पास बुक वैल्यू थी। हमने जब उसे बेच दिया, सोल्ड लिखा ना, बेच दिया, तो बेचने की ब्रोकरेज भी दी। अब ये समझ लीजिए कि जब भी ब्रोकरेज की कहानी आती है तो हमारे पास वो ब्रोकरेज कट जाने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वही आता है, राइट। अच्छा, सो सॉरी, मैंने आपसे कह दिया कि परचेज हमने इतने में किया था, ये गलती हो गई। यहां पर क्या ना लिखा है, सोल्ड फॉर ₹10, सो सॉरी, सोल्ड फॉर ₹10, यानी हमने 40 शेयर्स को 10 रुपए में ईच बेचा, यानी 400 रुपए की सेल हुई। हमने खरीदा किसी और रेट पे था, परचेज वैल्यू अलग से दी हुई है, तो 8 रुपए पर शेयर में हमने से खरीदा था, 10 रुपए में बेचा है। तो नेट नेट देखा जाए तो भैया 40 शेयर्स, 10 रुपए का एक, इसका मतलब 400 रुपए की सेल वैल्यू हो गई। सेल वैल्यू हुई 400 रुपए की, और उस 400 रुपए में हमने ब्रोकर को ब्रोकरेज दी। जो ब्रोकरेज दी वो भैया कितने की दी, माय डियर फ्रेंड्स, दैट ब्रोकरेज वाज
ऑफ ₹15। 15 को आपने नेट वहां से माइनस कर दिया तो आपकी जेब में आए ₹385। लेकिन आपने इसे खरीदा कितने में था वो चेक कर लीजिए। ₹8 का एक खरीदा था, जब खरीदा था तो 40 × 8 हो गया भैया 320। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ₹65 प्रॉफिट। तो ₹65 के प्रॉफिट पर हमने उसे बेच दिया, ₹65 के प्रॉफिट पर हमने उसे सेल कर दिया। दैट मीन्स अब ये क्या है, इसका ये था ई का फर्स्ट पार्ट, करेक्ट। वो था डी का फर्स्ट, ये है ई का फर्स्ट, और ये अब आ गया ई का सेकंड। जो हम कर रहे हैं अभी वो क्या है, ई का सेकंड पार्ट। यानी यहां पर हमारे पास, बोलो जी बोलो, बैंक में कितने रुपए आए, और ये बैंक में ही आएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे जी, ₹400 की तो सेल कर दी, माइनस ब्रोकरेज ₹15, ये आ गया जी 385, करेक्ट। और हमारे हाथ से चला क्या गया, शेयर्स इन भारत लिमिटेड हमारे हाथ से चले गए। शेयर्स इन भारत लिमिटेड, शेयर्स इन भारत लिमिटेड, ये चले गए हमारे पास से कितने रुपए के, 40 शेयर, एक शेयर 8 का परचेज किया था, दैट मीन्स 320। माय डियर फ्रेंड्स, 320 की चीज को 385 में बेचा तो दैट मीन्स ₹65 का गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, और इनकम इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, तो गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, जो बैंक डेबिट आपने किया वो एसेट बढ़ा था इसीलिए डेबिट किया था, ये एसेट इंक्रीज हुए थे। सेल ऑफ शेयर्स जो हो गई उसमें एसेट आपके रिड्यूस हो गए, और ये आपकी इनकम बढ़ गई आपने इसीलिए इसे क्रेडिट किया। वेरी 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 सिंपल पॉइंट, ठीक है जी। तो अब मैं ले चलता हूं आपको अगले पॉइंट पर, और ये लिखा है जी हमारे सामने, द कार बॉट ऑन April 20 met with an accident was sold एज स्क्रैप फॉर ₹5,000, और उसकी जो कॉस्ट थी वो 20,000 की थी। हमने एक 20,000 की कार खरीदी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसका जो पूरा स्क्रैप था, जो भी कबाड़ बचा लोहे के भाव वो बिकी, तो इसका मतलब 20 के बदले में 5,000 मिले, 15,000 का इसमें पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो आइए ज़रा इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे, लेट अस चेक दैट, ठीक है ना। और ये आ गया हमारे सामने उसका ई का थर्ड पार्ट का काम। तो हमारे पास कैश तो आ गया कितना रुपया, कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास 5,000 आए, और वो जो मशीनरी जो कार थी वो चली गई। कार कितने रुपए की चली गई हाथ से, वो तो 20,000 की वैल्यू हमने बुक वैल्यू रिकॉर्ड की थी। तो कार जो गई वो कितने की गई, ये है कैश, कैश। और कार कितने की चली गई, कार चली गई 20,000 की, और इस पूरे एपिसोड में 15,000 का जो लॉस हुआ दैट वी आर गोइंग टू डेबिट। लिखेंगे क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ कार अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है यहां पर हमारे सामने क्या हुआ है, एक एसेट बढ़ गया, वो हमने डेबिट कर दिया। इधर हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जब बढ़ते हैं तो भी डेबिट होते हैं, और ये एसेट हमारा कैश, ये हमारा कार का एसेट ये रिड्यूस हो गया क्योंकि ये कार चली गई। तो अब यहां तक भी काम कंप्लीट हो गया। अब लिखा जी एसेट पर डेप्रिसिएशन आप कैसे लगाएंगे। अच्छा, जितना भी एसेट को जितने समय के लिए हम यूज करते हैं उतने ही समय के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा। हालांकि डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने लेवल 1 में भी कर ली थी, और हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन एक लॉस है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होता है वो, राइट। तो हमने क्या किया, हमने उसे सबसे पहले तो डेबिट कर दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट को, और उसके कारण जो एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हुआ उस कारण से एसेट को क्रेडिट कर दिया। तो अब यहां पर अगर कहा जाएगा कि बताओ जी डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे लिखेंगे, 10% ऑन मशीनरी ऑफ ₹5 lakhs फॉर 10 months, हमने उसे 10 महीने के लिए यूज किया, तो 10% 10 महीने का लगेगा, 10% 10 महीने का लगेगा। तो भैया जितना भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहां पर आया वो कैलकुलेट कर लेंगे 10 महीने के हिसाब से। क्या ये बात सभी को समझ में आई। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कैसे लगा, 5 लाख की मशीन पर
10% के रेट से 10 महीने का अमाउंट 4161। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस और लॉसेस जब भी होते हैं डेबिट होते हैं, और मशीनरी जिसकी वैल्यू उसके कारण घटी, हमने उस एसेट को रिड्यूस होने के कारण क्रेडिट कर दिया। तो वेरी वेरी सिंपल पॉइंट, एसेट का ये हिस्सा भी समाप्त हुआ। आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो एसेट्स की बातें की उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ABCDEF। 6 पार्ट्स के अंदर एसेट के अंदर अलग अलग उसके ट्रीटमेंट हमने अभी तक कर लिए। बेहद इंपॉर्टेंट काम किया आपने, बेहद इंपॉर्टेंट। तो इस हिस्से को बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। अब मैं ले चलता हूं आपको ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम माय डियर फ्रेंड्स हम ये शुरू करने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, व्हेन होल ऑफ द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स इज इररिकवरेबल, यानी कभी भी रिकवरेबल नहीं होने वाला। पक्का कह दिया कि लॉस ही हो गया। तो चलिए, अगर बैड डेट्स आ गए तो इसके कारण हमारे डेटर्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो बैड डेट्स डेबिट हो गए और डेटर नाम का एसेट रिड्यूस हो गया। बैड डेट्स हमारे लॉसेस है, लॉसेस बढ़ते समय डेबिट होते हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000 से। और टू डेटर्स, तो बैड डेट्स 2000 के डेबिट, डेटर हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो पहली जर्नल एंट्री माय डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या होगी, बैड डेट्स नाम के लॉसेस, बैड डेट्स नाम का लॉस वो बढ़ गया। और लॉसेस बढ़ने पर मेरे दोस्तों डेबिट होते हैं। हमने 2000 रुपये डेबिट कर दिए, लेकिन इस कारण से हमारे जो डेटर्स थे वो घट गए। तो 2 लिख दिया जाएगा डेटर्स अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, 2000 रुपये के हमारे ये डेटर्स यहां पर घट गए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए पार्ट, ए का 1 पार्ट आ गया इसका, राइट। तो चलिए, अब आ गई हमारी अगली कहानी। यहां पर हमारे सामने लिखा है, हैरी हु ओड अस ₹10,000, हैरी हु ओड अस ₹10,000 बिकेम bankrupt and there is no expectation of receipt of money from him। उससे किसी भी तरह के मनी की जो है, माय डियर फ्रेंड्स, हैरी हु owed us ₹10,000 became bankrupt and there is no expectation of receipt। हमने कहा जी 10,000 रुपए हमने हैरी से लेने थे, वो बंदा बैंकरप्ट हो गया और उससे 1 रुपया भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी टोटल अमाउंट इज इररिकवरेबल। तो इसका मतलब अब भी तो बैड डेट्स हुए 10,000 के। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इस बार पूरे के पूरे जो बैड डेट्स हैं वो भी हैरी से जो मनी लेना था हमने, उसका 1 रुपया भी मिलने वाला तो है नहीं, यानी 10,000 रुपए का ये भी लॉस है। तो ये भी डेबिट ही होना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैं यहां पर डेटर्स लिख दूं? मेरे दोस्तों, जब मेरे पास उस डेटर का नाम नहीं था तो मैंने डेटर लिखकर उसकी कैटेगरी लिख दी थी, राइट। लेकिन क्या मेरे पास इस केस में उस डेटर का नाम मौजूद है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर डेटर का नाम मौजूद है तो क्या मुझे इस बार कैटेगरी लिखनी चाहिए या फिर उस डेटर का नाम लिखना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उस डेटर का यहां पर नाम लिखना है। मैं यहां डेटर्स नहीं लिखूंगा। तो डेटर्स नाम का, डेटर्स टर्म का इस्तेमाल तभी होगा जब हमारे पास उस डेटर का नाम मौजूद नहीं है। यहां पर मालूम है कि ये पैसा हमने हैरी से लेना था, इसीलिए हैरी नाम का डेटर रिड्यूस होगा। दैट इज वाई हैरीज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और रीजनिंग आपके सामने है, ये हमारा लॉस है, लॉस बढ़ रहा है तो हमने यहां डेबिट कर दिया, और एसेट्स हमारे यहां पर रिड्यूस हो रहे हैं। यहां पर भी एसेट रिड्यूस हुए थे, यहां पर भी एसेट रिड्यूस हुए, और यहां पर भी हमारे एसेट रिड्यूस हुए हैं। क्या ये बात सभी को अच्छी तरह समझ में आ गई? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये काम हमारा हुआ यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट पर। तो इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ डेट इज इररिकवरेबल, यानी टोटल डेट, जैसे भी हैरी से हमने पूरे 10,000 लेने थे वो सारा का सारा ही इररिकवरेबल हो गया। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमने सारा बैड डेट दिखा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बैंकरप्ट होता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो मिल जाता है। आपको याद होगा कि जब हमने इंसॉल्वेंसी की बात की थी तो उसके बेसिस मैंने आपको सिखाया था, उसका प्रोसीजर सिखाया था कि जब लायबिलिटीज का अमाउंट एसेट से ज़्यादा हो जाए और वो व्यक्ति पैसा ना दे पा रहा हो, डेटर्स
बढ़ गया, उसके हमने उससे पैसा लेना है हमारे, अब हमने देखा जी वो बंदा पैसा दे नहीं रहा, केस फाइल कर दिया। तो अब जो है क्या होगा कि कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट एक फैसला सुनाएगा जी इसके सारे एसेट बेचो और इसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। हम कहेंगे लाओ जी हमारा भी इतना बनता है, हमारा भी इतना बनता है, सारे क्रेडिटर ने शोर मचा दिया, लेकिन उसके एसेट कम थे, लाइबिलिटी उसकी ज्यादा थी। तो मान लिया जाए उसके एसेट थे 10 लाख के, लाइबिलिटी थी 20 लाख की, डबल। तो कोर्ट बोलेगा ठीक है भाई ठीक है, देखो इसके 10 लाख के एसेट है, 20 लाख की लाइबिलिटी है, तो हर एक को जो है 50% मिलेगा। किसी ने 1000 लेना तो 500 मिलेंगे, किसी ने 10,000 लेना तो उसको 5,000 मिलेंगे, तो यानी प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे कर दिया जाएगा। तो अब हम कहेंगे लो भाई लो, ये बंदा जो है इससे तो 50,000 रुपये हमने लेने थे, मिले आधे, तो बाकी आधा तो बैड डेट हो गया लेकिन आधा रिकवर हो गया, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ऐसी सिचुएशन आए तो उसको कैसे डील करेंगे आइए देखें। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो अब लिखा क्या है, वन ऑफ द डेटर्स वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 50% कुड बी रिकवर्ड, उससे 50% रिकवर हो पाया। टोटल अमाउंट जो ड्यू था वो 50,000 था। अब देखो 50,000 ड्यू था, उसमें 50% ही रिकवर हो पाया, समझे मेरी बात, 50% ड्यू था और 50% ही उसमें से रिकवर हो पाया। तो टोटल अमाउंट 50,000 का था, उसमें से 50% यानी 25,000 रिकवर हो गया और 25,000 अभी भी लेना बाकी है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, हम यहां पर लिखेंगे क्या कि हमारे पास कितना मनी आ गया जी, बैंक में, कैश में, जिसमें मर्जी आप लिख लो, 25,000 रुपए आए, 25,000 रुपए का एसेट बढ़ा। लेकिन हमने अपने डेटर से, देख लो इसमें नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा इसीलिए डेटर का इस्तेमाल करेंगे, कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने डेटर से पूरे 50,000 रुपए लेने थे और 50,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए का तो एसेट चला गया क्योंकि अब बचा हुआ मिलना नहीं, 50,000 रुपए का पूरा एसेट चला गया, लेकिन मिला कितना, केवल 25,000। बैंक में कितना डेबिट हुआ, केवल 25,000, लेकिन एसेट कितने रुपए का रिड्यूस हो गया, डेटर कितने का रिड्यूस हो गया, पूरे के पूरे 50,000 का डेटर रिड्यूस हो गया। और इस पूरे केस में जो बैड डेट्स हुए, जो लॉस हुआ, वो कितने का आ गया, बैड डेट्स, माय डियर फ्रेंड्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो गया 25,000 रुपए से, क्योंकि 50% यानी आधा ही तो रिकवरेबल था। तो इसीलिए लॉसेस भी जब बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है। तो ये लीजिए, लॉस को यहां पर कर दिया डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सो ये थी सारी की सारी कहानी इसकी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगले में क्या चेंज है, क्योंकि मैंने आपको जितने क्वेश्चंस करवाए ना, हर चीज अपने आप में अलग है, हर एक क्वेश्चन अलग है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए बोलता हूं कि मेरी जितनी भी सारी कहानियां अच्छी तरह से याद करके, समझ करके, प्रैक्टिस करके जाना है आपने। अब लिखा गया है आगे, ये लिखा जी अभी, अभी उसका नाम दिया हुआ है, हु ओड अस, ओ यानी लाइबिलिटी, यानी उसकी लाइबिलिटी हमारी तरफ, तो हमारा तो एसेट हो गया। तो अभी हु ओड अस यानी हमने जिससे लेने हैं और उसने हमें देने हैं। तो ओड का मतलब लाइबिलिटी, अभी की लाइबिलिटी हमारी तरफ यानी हमारा एसेट हो गया। वो अभी जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। 40 पैसे इन अ रूपी वॉज रिकवर्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट, यानी अब 40% मिलेगा। 10,000 का 40% मिलेगा और बचा हुआ नहीं मिलेगा। 10,000 का अगर 40% मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया, 4,000 रुपया हमें मिलेगा। वो तो भैया आ गया कैश, ये 4,000 रुपया कैश आ गया, या बैंक में आ गया, जहां मर्जी लिख लीजिए। और अभी जो कि डेटर था, हमने उस डेटर से क्या लेना था, 10,000 रुपया लेना था। 10,000 रुपए का जो एसेट था मेरे दोस्तों वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब वो पैसा देगा नहीं, और आया कितना, केवल 4,000, एसेट बढ़ गया 4,000, यानी 10 की बजाय 4 मिला और बचा हुआ मिलेगा भी नहीं, ये 6,000 रुपया मिलेगा भी नहीं। तो कभी नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स में डाल दो जी, बैड डेट्स को डेबिट कर दो। लॉस हो गया, एक्सपेंसेस और लॉसेस जब भी हो तो डेबिट करते हैं, तो इसीलिए कैश आया इस बार हमारे पास 4,000, बैड डेट्स हो गए 6,000। अभी का अकाउंट जो डेटर का अकाउंट था, जो एसेट का अकाउंट था, हमने पूरा रिड्यूस कर दिया, क्योंकि उसके बदले में कुछ पैसा अब बचेगा, बचेगा नहीं, क्योंकि सारा फाइनलाइज हो गया, 4,000 मिल गया, 6,000 का भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये लीजिए, ये भी हमारा काम यहाँ पर हुआ समाप्त। चलते अगले पॉइंट पर, बबीता अवर डेटर, यहाँ पर भी उसका नाम दिया है।
became bankrupt and is declared insolvent. We have received 60 paise in a rupee as full and final dividend from her receiver. The total amount received was is rupees 10,000. अब बड़ी कमाल की बात है, ये धोखा देने के लिए एंट्री बनाई है। जो लोग इसे जल्दी जल्दी फटाफट से देखेंगे वो कहेंगे अच्छा ये तो धोखा क्या देना जी, बड़ा आसान है। बबीता से पैसे लेने थे, 10,000 रुपये लेने थे और 60% आ गया, 60 पैसे आ गया, यानी 6,000 आ गए, 4,000 का लॉस। मेरे दोस्तों यही कमाल की बात है। यहाँ लिखा है टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये टोटल अमाउंट ड्यू नहीं है, ये टोटल अमाउंट ड्यू नहीं है, ये टोटल पैसा 60% के बराबर हमें मिला है। 60% के बराबर ये अमाउंट मिला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर। तो वो कह रहा है कि भाई जितना टोटल अमाउंट ड्यू था बी का 4 ही है ना, क्या है ये, नहीं बी का 3rd है ये, तो ये अच्छा बी का 1 2 सॉरी ये वाला 2 था और ये हो गया बी का 3। तो टोटल ड्यू जो था वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उस टोटल ड्यू का 60% हमें फुल एंड फाइनल अमाउंट रिसीव हुआ। यही तो हुआ, टोटल जितना ड्यू बनता था, क्वेश्चन में टोटल ड्यू गिवन ही नहीं है, उसका 60% हमें रिसीव हुआ, वो 60% हमारा यहां पर गिवन है। तो जो रिसीव्ड है वो 10,000 गिवन है, करेक्ट। और टोटल ड्यू क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल ड्यू सबसे पहले यहां निकाल लिया जाएगा। अब ये इस तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ 10,000 इंटू 100/60, ठीक है जी। तो ये है कहानी इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त, एक छोटी सी लाइन थी लेकिन वो बहुत कुछ गलत करवा सकती है, समझे मेरी बात? तो इसीलिए बड़े ही ध्यान से हमें इसको लिखना होगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये कितना बनता है? 16,667 बनेगा, 1,667, ठीक है जी। उसका 60% कितना हो गया? वो आ जाएगा 10,000, ये रिसीव हुआ। बाकी 6,667 जो है वो लॉस हो गया। तो 6,667 लॉस हो गया। आइए इसकी जर्नल एंट्री ये लास्ट में लिखिए, यही दिखा देता हूँ। तो जैसे टोटल ड्यू है, टोटल ड्यू हमारे पास गिवन नहीं था, रिसीव्ड था, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पर निकाली। तो कैश कितना आया जी हमारे पास? कैश आ गया 10,000 क्योंकि इतना ही रिसीव हुआ। और बबीता से कितना लेना था टोटल अमाउंट ड्यू, वो हमने यहां पर अभी निकाल लिया, 1,667। ये बबीता नाम का एसेट, ये डेटर, ये रिड्यूस, तो क्रेडिट कर दिया। कैश नाम का एसेट 10,000 आ गया और बाकी 6,667 कभी नहीं आएगा, लॉस बढ़ गया, इसीलिए बैड डेट्स अकाउंट को यहां पर डेबिट कर दिया। तो ये सारी की सारी एंट्रीज एक बार में ही आपके सामने आ गई हैं। अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। ये भी कहानी यहां पर हो गई समाप्त, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सा एक और चीज आपको बता देता हूं यहां पर, ठीक है। अगर लिखा होता जैसे कि एग्जांपल ये कि डेटर 10,000 है जी, ये है ड्यू टू बी रिसीव्ड, और 40% रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो इस क्वेश्चन में ड्यू अमाउंट गिवन है 10,000 गिवन है, यानी 10,000 का 40% रिसीव हो गया, 4,000 रिसीव्ड की एंट्री आ गई और इसमें 6,000 रुपए का बैड डेट हो गया। क्या समझे मेरी बात? तो 4,000 रिसीव हो गए, कैश को हमने डेबिट कर लिया और डेटर 10,000 जो टोटल ड्यू गिवन था वो एसेट रिड्यूस हो गया और बैड डेट 6,000 दिखा दिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि कैश रिसीव्ड 4,000 ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर और 40% फुल एंड फाइनल पेमेंट हमें मिली है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी ड्यू अमाउंट गिवन नहीं है। पिछले में ड्यू अमाउंट गिवन था, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखें तो यहां ड्यू अमाउंट गिवन था ये,
और 40% हमने निकाला था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ड्यू गिवन नहीं है, उस ड्यू का 40% हमें रिसीव हुआ है। वो कितना रिसीव हुआ है, वो 4,000 रिसीव हुआ है। तो अब आप कैसे निकालेंगे ड्यू अमाउंट? ड्यू अमाउंट लिखा तो 4,000 ये जो था ये रिसीव्ड है ना। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 40/100 उधर जाके रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ से आपने टोटल अमाउंट ड्यू जो था वो 10,000 रुपया वो निकाल लिया। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को देने के। उन्होंने इस तरीके से जब दिया तो 10,000 का ड्यू अमाउंट निकल आया, यानी 4,000 आपका रिसीव हुआ। तो जो रिसीव हुआ कैश वो 4,000 का था, आपने एसेट बढ़ा दिया। डेटर जो थे वो एसेट 10,000 के हमारे घट गए, और बैड डेट्स अकाउंट जो है वो 6,000 से डेबिट हो गया। लॉसेस बढ़ते समय डेबिट होते हैं। तो ये दोनों तरीके के मैंने आपके और दो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए। चलिए अब चलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड की तरफ। और मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैड डेट्स रिकवर्ड चैप्टर नंबर 1 में भी बात बताई मैंने, चैप्टर नंबर 2 में भी बताई, सब डिटेल आपको ये बताइए कि बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम होती है। और जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो हम इनकम को क्रेडिट करते हैं। क्यों इसे इनकम मानते हैं? क्योंकि हमने एक ऐसा अमाउंट जो हमें कोई उम्मीद नहीं थी मिलने की, हमने उसे क्रेडिट किया हुआ था। हमने उसे डेबिट किया हुआ था बैड डेट्स के रूप में कि पैसा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो अचानक से आ गया तो हमने उसे इनकम के रूप में दिखा दिया। तो आइए जरा जल्दी जल्दी पहले इसकी पूरी स्टोरी बना लेते हैं। तो मान लीजिए लिखा है क्रेडिट सेल टू विजय, 10,000 रुपए की सेल अपने 1 तारीख को की। तो बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी? विजय से हमने पैसा लेना है, हमने कहा जी विजय से 10,000 लेना है, विजय डेबिट टू सेल्स। उधार पर सामान बेचा, विजय डेबिट टू सेल्स। लेकिन पैसा ड्यू डेट जब आई देने की तो पता लगा वो तो पैसे दे ही नहीं रहा। हमने वो सारे के सारे अमाउंट को अब बैड डेट्स दिखा दिया। हमने कहा यार हमने तो विजय के नाम के डेटर बढ़ाए हुए थे, विजय से पैसा लेना था। इधर हमने अपने रेवेन्यू इंक्रीज करके क्रेडिट कर दिया था इसे, लेकिन देखा जाए सेल के बदले में जो पैसा आना था विजय से लेना था वो सारा पैसा आया ही नहीं। डेटर हमने रिकॉर्ड किए थे, अब तो पैसा आएगा ही नहीं। हमने पूरे के पूरे डेटर, पूरे के पूरे एसेट को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया। हमारे वो एसेट यहाँ घट गए। हमने विजय के नाम के एसेट को यहां पर रिड्यूस कर दिया। सुन रहे मेरी बात? तो जब हमने विजय के नाम के एसेट को यहां पर रिड्यूस किया, ये हो गया जी 10,000 का रिडक्शन। अब हम कह रहे जी 10,000 मिलेंगे नहीं, ये एसेट जो बढ़ाया हुआ था सारा घटा दिया। क्यों नहीं मिलेगा? अरे भाई बैड डेट्स हो गए, लॉस हो गया। लॉस बढ़ा दिया, लॉस डेबिट कर दिया। लॉस डेबिट कर दिया 10,000, यानी अब विजय से क्या कोई लेना देना है? विजय से क्या कोई लेना देना है? अकाउंट्स में हमने पहले जो विजय को 10,000 से यहां डेबिट किया था, पूरे 10,000 से क्रेडिट करके विजय से खाता क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज कर दिया? क्योंकि वो सारा का सारा पैसा मिलेगा नहीं, लॉस दिखा दिया। अब अचानक से 1 साल बीता और एक दिन विजय आ गया कि जी उस समय मेरी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन मैं अब आपसे बिजनेस करना चाहता हूं। तो पहली बात यह कि मैंने जो आपके पुराने 10,000 रुपए देने थे, ये लो जी, मैंने आपको 10,000 रुपए दे दी। हमने कहा वाह मजा आ गया भाई, यानी जिस चीज की कोई उम्मीद नहीं थी वो पैसा आ गया। तो एक तरह से इनकम हो गई। पिछले साल में जिस चीज को लॉस दिखाया था वो रिकवरी हो गई, और पैसे तो विजय ने दिए हैं। नॉर्मली आप विजय से पैसा रिसीव करोगे, जैसे डेटर आपको पैसा देते तो आप क्या बोलोगे जी कैश अकाउंट डेबिट टू विजय, कि कैश नाम का एसेट बढ़ गया, विजय नाम का एसेट घट गया। लेकिन यहां वो सीन नहीं है। विजय नाम के एसेट को तो आप पहले ही घटा चुके हो, आपने तो उसे पहले ही लॉस दिखा दिया था, और ये अनएक्सपेक्टेडली पैसा रिसीव हुआ है। यानी यहां पर जो कैश आया इसकी उम्मीद कोई नहीं थी। तो ये तो जिसको आप पहले लॉस दिखा चुके हो उसके अगेंस्ट पैसा आया, चाहे पूरा 10 आया, चाहे 1 आया, चाहे 2 आया, चाहे 3 आया, वॉट एवर बी दी अमाउंट, आपका कैश नाम का एसेट बढ़ गया। लेकिन आपकी ये बैड डेट्स रिकवर्ड नाम की इनकम बढ़ी है। इसे आप कैश अकाउंट डेबिट टू विजय कभी मत लिख देना। कई लोग यही गलती कर देते हैं, और आप जब देखोगे तो इस तरह के एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन का जब चैप्टर आएगा वहां ऐसी गलतियां होंगी और हमें सुधारना होगा। तो हम तो ऐसी गलती करते ही नहीं।
ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड हम उसे इनकम के रूप में यहां पर क्रेडिट कर देंगे। दिस एंट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एंट्री आपको आने वाले कम से कम 3 चैप्टर में और नजर आएगी। ठीक है कि नहीं, इसको ध्यान से हमने देखना और ध्यान से इसे करना है। इसके बेसिस मैंने आपको पिछले 2 चैप्टर में बता दिए थे और आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी करवाया तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में भी आपको याद होगा कि मैंने सारे बेसिक्स डिटेल में कराए, फिर उनका इस्तेमाल अकाउंटिंग प्रोसीजर में हुआ, फिर उसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर जर्नल में किया, राइट। और जिन लोगों को मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए बोला, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये सारी स्टोरी सुनाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंट्री बार बार आएगी, इसका ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये सारा का सारा खेल हमारा हमने अभी सीखा। अब कहानी हमारे सामने ही आती है कि अगर रिकवरी हो जाती है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जैसे कि क्वेश्चन में आ गया बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, 5,000 रुपए हमारे रिकवर हो गए, तो इसकी जर्नल एंट्री बड़ी सीधी सादी है। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, तो आपने लिख दिया ये लो जी कैश अकाउंट डेबिट, एसेट आपने बढ़ा लिया और बैड डेट्स की रिकवरी के लिए अकाउंट जो खोला वो आपकी इनकम थी, 5,000 रुपए रिसीव हो गए। वेरी 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 सिंपल। उसी तरीके से अब क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, ₹4,000 वॉज रिकॉर्डेड एज बैड डेट आउट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम धरा ड्यू टू हर इंसॉल्वेंसी। धरा इंसॉल्वेंट हो गई थी, उसके 4,000 रुपए अपने लेने थे, लेकिन उसे बैड डेट हमें दिखाना पड़ा। हमने उस समय क्या एंट्री की होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू धरा, पुराने समय में एंट्री कर दी थी हमने। बट शी स्टार्टेड हर बिजनेस अगेन एंड एज अ गुडविल जेस्चर शी हैज पेड द अमाउंट विच वॉज रिटन ऑफ एज बैड अर्लियर। वो आ गई धरा, लो जी लो, मैं तो बिजनेस करना चाहती हूँ, उस समय थोड़ी हालत खराब थी, लेकिन अब मैंने बिजनेस दोबारा शुरू किया, अब मैं कमाई कर रही हूँ, ये लो जी पुराने 4,000 भी दे दिए। हमने कहा वेरी गुड। अब इसके लिए अगर धरा से हमने कैश रिसीव किया तो गलती मत कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू धरा लिख के, क्योंकि धरा के अमाउंट को तो हमने पहले ही राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू धरा करके खत्म कर दिया था धरा का अकाउंट। अब तो ये फ्रेश चीज आ गई हमारे सामने जो कि हमारे लिए इनकम है, तो हम इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू धरा नहीं करने वाले, गलत हो जाएगी वो एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंट्री आएगी। सो दिस इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। 4,000 रुपए की इनकम बढ़ गई, इधर हमारा 4,000 रुपए का एसेट इंक्रीज हो गया। छोटी से छोटी रीजनिंग में आपको बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं मेरे दोस्तों अच्छी तरह से करिए, क्योंकि ये अगर आपने अच्छी तरह कर लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट आ गया, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर और थेफ्ट एंड इंश्योरेंस मनी। ये है हमारी हेडिंग। तो पहला है, मान लो गुड्स का लॉस हो गया फायर या थेफ्ट, मगर गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। हमने जो पहले गुड्स का खेल सीखा था लेवल 1 में, वहां पर भी लॉस बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट था, लेकिन उस समय इंश्योरेंस की बात हमने नहीं की थी। तो अब आप देख रहे हो कि लेवल 2 में जो हम जर्नल एंट्री करते चले जा रहे हैं वो लेवल 1 से एक अगला ही लेवल है, ठीक है कि नहीं। सो इसीलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। सो गुड्स वर्थ ₹5,000 वर लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। अगर इंश्योरेंस नहीं थी तो कुछ रिकवरी तो होने वाली है नहीं, यानी सारे का सारा लॉस हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी जी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री बन गई लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये तो मैंने आपको पहले भी सिखा दिया था, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और ये आ गया हमारे सामने 5,000 रुपए का अमाउंट, ठीक है जी, 5,000 रुपए का अमाउंट आ गया। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये आ गया हमारा पूरा जर्नल एंट्री का काम, जिसमें हमने लॉसेज हुए, एक्सपेंसेस और लॉसेज जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और परचेजेस हमारे जो एक्सपेंसेस थे जिसे हमने खर्चा दिखाया था परचेज का, वो एक्सपेंस हमारा घट गया। क्यों? क्योंकि अब वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। सो सेम एंट्री वी हैव ऑलरेडी डन, लेकिन अब इसमें जो चेंज है ना वो अब आएगा सामने कि अगर यही गुड्स इंश्योर्ड होती तो क्या होता, इंश्योर्ड होती तो क्या होता। तो चलिए अगला काम करते हैं, ऑल द गुड्स वर इंश्योर्ड। अब बताओ क्या करोगे। लेकिन यहां पर अब सिचुएशन ये आती है कि अगर गुड्स इंश्योर्ड भी है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा पैसा दे रही है। इफ द इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड द क्लेम इन फुल, देन व्हाट विल हैपन। एंड इन दैट केस अगर
उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम तो पूरा क्लेम नहीं देंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी भी गलती है, आपने ये काम नहीं किया था, इसीलिए आपको इंश्योरेंस क्लेम पार्ट में मिलेगा, पूरा पैसा नहीं देंगे। सो वट एवर बी द सिचुएशन, राइट, हमारे सामने सिचुएशन जो भी आए, हमारे पास उसके जवाब फटाफट से चुटकियों में हल होने वाले, इमीडिएटली अवेलेबल होने चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं इसका काम। लिखा क्या है? लिखा है गुड्स वर्थ ₹10,000 वर लॉस बाय फायर, गुड्स वर इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम इन फुल। एक्सेप्टेड द क्लेम इन फुल का मतलब जानते हो क्या होता है? कि हाँ जी हाँ, हम आपका सारा पैसा दे देंगे। इसका मतलब अभी वो पैसा कैश में मिला नहीं है या बैंक में भी आया नहीं है, मगर हमने वो पैसा अब इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, ये बात तय हो गई, क्योंकि उसने खुद अपना क्लेम एक्सेप्ट, हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तो देखा जाए तो इसमें 10,000 के बदले में 10,000 का ही हमारा क्लेम मिल जाएगा, तो लॉस तो कोई हुआ ही नहीं। तो पहले हमें इसको दिखाना है जी लॉस, कि लॉस बाय फायर कितना हुआ, वो 10,000 दिखा दो। ठीक है जी, लॉस बाय फायर अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, क्योंकि परचेजेस तो हमारी घट ही गई। हमने सबसे पहले लॉस बाय फायर को डेबिट किया। लॉस बढ़ते समय, एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ते समय डेबिट होते हैं, तो हमने लॉस बाय फायर को डेबिट कर दिया। और गुड्स भी 10,000 की चली गई, 10,000 का एक्सपेंस हमारा घट गया। ये नॉर्मल एंट्री जो हम हर बार करते हैं वो तो होनी होनी है, लेकिन क्योंकि 10,000 रुपए देने के लिए अब वो तैयार हो गई इंश्योरेंस कंपनी, तो हमने कहा वाह मजा आ गया। यानी हमने जिस चीज को यहां लॉस के रूप में दिखाया था, लॉस बाय फायर, अब वो लॉस नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है जी हम आपको पैसा दे देंगे, यानी हमने अब वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, और लेना है तो एसेट, लेना है तो डेबिट। एसेट बढ़ गया, हमने इंश्योरेंस कंपनी के नाम को 10,000 से डेबिट कर दिया और कह दिया कि जब आपसे लेना है तो हम आपको डेबिट कर रहे हैं, और आपके इस क्लेम के एक्सेप्ट कर लेने के कारण जो हमारा लॉस बाय फायर था वो तो रिड्यूस हो गया। लॉस बाय फायर पूरा का पूरा हमारा रिड्यूस हो गया ये लॉस, इसीलिए लॉस बाय फायर जो एक्सपेंसेस और लॉसेस घट जाते हैं हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हमने लॉस बाय फायर को पूरे 10,000 से क्रेडिट कर दिया। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अच्छा, मान लो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी कहती है जी हम तो आपको 5,000 ही देंगे, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्या दिखाते हैं कि 5,000 लेने हैं, तो लॉस भी कितना घटता? 5,000 ही घटता। भाई वो कहते हैं हम तो पार्ट में देंगे जी क्लेम, हम आपको पूरा नहीं दे रहे, तो हम कहते हैं ठीक है भैया इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 लेने, तो 5,000 को डेबिट कर दो। और उसी कारण से क्योंकि 5,000 ही रिकवर हो रहे हैं, तो हमारा लॉस भी 5,000 से घटेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में तो पूरा का पूरा पैसा देने को इंश्योरेंस कंपनी तैयार हो गई। दैट इज वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ई का 1 पार्ट हमने कर लिया है। अब मैं अगले पॉइंट पर लेके चलता हूं। गुड्स वर्थ ₹20,000 वर लॉस्ट बाय थेफ्ट। जैसे ही एंट्री आए, पहली बात तो कवर हो गई। क्या हो गई जी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। आपने लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को यहां पर 20,000 रुपए से डेबिट कर दिया। लॉस बाय थेफ्ट को आपने 20,000 रुपए से डेबिट कर दिया, और आपने कहा कि मेरी परचेजेस भी 20,000 रुपए से ही कम हो गई। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एंट्री पहले ही पास करनी ही करनी है। लेकिन अब यहां पर लिखा है गुड्स वर फुल्ली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड, बट द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ओनली 15,000 एज क्लेम। बस अब 15,000 रुपए ही उसने हमें देने। हमने कहा ठीक है चलो भाई ठीक है, जो मिला वही सही। बिगिनिंग में तो हमने सारे के सारे लॉस को डेबिट कर ही दिया है, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी जब कहती है कि हम आपको इसमें से 15,000 रुपए देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? वाह, अब हमने 15,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं। यानी हमारे 15,000 रुपए से एसेट बढ़ गए, और क्योंकि 15,000 की रिकवरी हो रही है, तो वो लॉस बाय थेफ्ट जो था, जो 20,000 से हमने डेबिट कर दिया था, वो भी तो 15,000 से ही घट जाएगा। इसीलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हमने यहां पर क्या कर दिया? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हमने 15,000 रुपए से रिड्यूस कर दिया, क्योंकि अब हमारा ये जो एक्सपेंसेस और लॉसेस का अमाउंट है वो 15,000 से रिड्यूस हो गया है, इसीलिए उसे क्रेडिट कर दिया। तो नेट नेट देखा जाए तो हमारा इसमें लॉस 5,000 का हुआ, क्योंकि उसमें 15,000 की रिकवरी हो गई। तो ध्यान रखिए, हमेशा और हमेशा जब भी आप इसकी एंट्रीज करेंगे
तो इसे दो पार्ट्स में ही करिएगा और इससे ही आपकी क्लैरिटी हमेशा बढ़ेगी। ठीक है जी। अब आगे लिखा है गुड्स वर्थ ₹30,000 वर लॉस्ट बाय फायर। ठीक है जी, तो पहले 30,000 की एंट्री होगी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 30,000। उसके बाद गुड्स वर इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ओनली 80% ऑफ द क्लेम। तो भाई मेरे 30,000 में अगर 80% क्लेम हो रहा है तो 24,000, यानी इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना लेना है 24,000, तो लॉस भी कितने से कम होगा 24,000 से। तो आइए जरा इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं कैसे होगी। यह ई का थर्ड पार्ट। सबसे पहले 30,000 की लॉस की एंट्री कर दी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें ये कहा जी 30,000 का 80% हम आपको देंगे, ये उन्होंने क्लेम बताया, ये हम आपका क्लेम एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने कहा जी डन, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वही सही। हमने इंश्योरेंस कंपनी को उसी 24,000 से डेबिट कर लिया। 24,000 आया 80%, और इसी 24,000 के कारण हमारा जो लॉस था वो भी 24,000 से ही रिड्यूस हो गया, हमने उसे क्रेडिट कर दिया। वेरी 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 सिंपल। तो चलिए अब यहां पर हमने देखा कि जो लॉसेस से जुड़ी बातें थी वो भी हमने कर ली, और इससे पहले जो हमारे एसेट से जुड़ी बातें थी ये कर ली। अब ये अगला जो काम आपको नजर आ रहा है, यहां पर आप देखोगे कि सारा का सारा ये सब कैपिटल से जुड़ा हुआ काम होगा, यानी लेवल 2 की कैपिटल की एंट्रीज अब हम करेंगे, लेकिन वो होगा अगले सेशन में। तब तक ये जो हमने सेशन किया इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।